अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं हाज़िर हुई हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउड पर एक अफ़साने के साथ जिसका नाम है सलेब इश्क और इसके राइटर हैं हाशिम नदीम। इसकी फरमाइश की थी मुझसे मूसा ने और चूँकि एक फरमाइशी अफ़साना है और मैंने हामी भर ली है तो जल्दी से अफ़साने को शुरू करते हैं। उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 बरस थी। आम हालात में उसकी उम्र के लड़के कॉलेज की इब्तिदाई ज़िंदगी की नई रंगीनियों में खोने की तैयारी में मशगूल होते हैं, लेकिन वो तो ज़िंदगी लफ्ज़ से ही नाआशना था। सिर्फ सांस लेना ही तो जीना नहीं होता, उसे भी जिए जाने कितनी सदियां बीत चुकी थी। अब तो वो सिर्फ सांस लेता वो एक जिस्म था और आज हाई कमांड की तरफ से उसे खुद अपने हाथों अपनी उस चलती सांस की डोर को भी तोड़ देने का हुक्मनामा आ चुका था। उसे अपनी सांस का अपने उस बोसीदा जिस्म से नाता कब्र कहाँ तोड़ना था, सिर्फ यही तय होना बाकी रह गया था। शाम तेज़ी से ढल रही थी और उसके बड़ों की जल्दबाजी ये जाहिर कर रही थी कि मामला अब चंद घंटों का ही रह गया है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा से उससे यूँ नाराज़ तो ना थी। वो भी कभी ज़िंदा था। उसकी कटी पटी याददाश्त में अभी तक अपनी माँ का वो फरिश्तों जैसा पुरनूर स्कार्फ में लिपटा चेहरा किसी कोंदे की तरह लपक जाता था, जिसकी मेहरबान गोद में छुपकर वो और उसके दिगर 2 बहन भाई ज़माने के हर सर्द व गर्म से बेगाने हो जाते थे। वो सबसे बड़ा भाई होने के नाते बाकी दोनों से कुछ ज़्यादा ही माँ पर हक जताता था और बाकायदा अपनी माँ से लिपट कर दूसरे 2 छोटे भाई और बहन को ललकारता रहता कि देखो अम्मी मुझसे तुम दोनों से ज़्यादा प्यार करती हैं। और फिर जब छोटी बहन और भाई मुंह बिसोड़ते तो माँ हंसकर सभी को अपने साथ लिपटा लेती थी। ज़िंदगी हमेशा से इतनी तारीक और बेरंग भी तो ना थी। उसे तो बचपन ही से खाकों में रंग भरने का जुनून था। स्कूल में और घर वापसी के बाद वह हमा वक्त रंगों के हुजूम में ही घिरा रहता। उसकी माँ जाने कहाँ कहाँ से उसके पसंद के रंग जमा करती और फिर माँ बेटा मिलकर सारे घर में रंगोली डालते। कभी उसकी ड्राइंग की कॉपी पर, कभी उसके लिए खुसूसी तौर पर बनवाए गए छोटे से कैनवस पर और कभी उसके कमरे की दीवारों पर। उसकी माँ ने कभी भी उसे रंगों से खेलने से मना नहीं किया था, शायद इसलिए भी कि खुद उसकी माँ की ज़िंदगी से किस्मत ने सारे रंग बहुत जल्द ही निचोड़ लिए थे। बहुत साल पहले जब उसका छोटा भाई अभी उसकी माँ की गोद में ही था कि एक दिन अचानक उसकी नाजुक समातों में उसके बाप के चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजी। उसकी माँ बेबस सी बाप के सामने खड़ी आंसू बहाती रही और फिर अपना छोटा सा सूटकेस उठाए और उन तीनों को लिए दूसरे शहर चली आई थी। उसकी माँ के सारे गहने तो रफ्ता रफ्ता बिक चुके थे, लेकिन ऐसे वक्त में तालीम का वो अनमोल जेवर ही उसकी माँ के काम आया, जो जितना खर्च होता गया उतना ही बढ़ता गया। और जिस दिन उसने 7वें साल में कदम रखा था उसी दिन उसकी माँ को PhD की आला सनद से सराहा गया था। उसकी माँ सर पर स्कार्फ ओढ़े पाकीज़गी की मूरत बनी जब घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकलती तो उन तीनों बहन भाइयों को भी स्कूल के गेट पर छोड़ जाती और दोपहर को छुट्टी के वक्त दोबारा वो उन तीनों को लेने के लिए तपती धूप में हाथ का छाता बनाए बाहर खड़ी मिलती। उसे अच्छी तरह याद था कि वो तीनों ही माँ को देखते ही किस तरह चीखने चिल्लाने और शोर मचाते अपनी मुस्कुराती हुई माँ की जानिब भागा करते थे। तब उन तीनों को उस बात का एहसास ही कहा था कि माएँ कितनी सायादार होती हैं और अपने मुख्तसर से वजूद में कितना ज़्यादा और घना साया सिमटे होती हैं। घर आने के बाद माँ उनको खाने खिलाने और नहलाने धुलाने के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो जाती। अक्सर रातों को जब उसकी आँख खुलती तो वो अपनी माँ को उसकी नीली डायरी में कुछ लिखते हुए पाता। उसे याद था कि एक रात जब उसकी माँ ने उन तीनों को कहानी नहीं सुनाई थी और डायरी में कुछ नोट करने में मसरूफ़ रही थी, तो अगले दिन उसने चढ़कर माँ की वो डायरी कहीं छुपा दी थी। और फिर उसे ढूंढ ढूंढ कर जब उसकी माँ बिल्कुल ही हलकान होकर घर के एक कोने में बैठकर रोने लगी तो उसने जल्दी से अपनी बिल्ली के लिए बनाए गए घर के पिछवाड़े से वो डायरी निकालकर अपनी माँ के हाथ में थमा दी। तब उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो उस डायरी में अपनी तहकीक के बारे में मुख्तसर नोट्स और फार्मूले उतारती है ताकि अगली मर्तबा उसे वो मोटी मोटी किताबें दोबारा ना पढ़ना पड़े जिनसे दिन रात की अर्क रेज़ी के बाद उसने ये सारा मवाद कशीदा किया था। तब उसने एक सरसरी सी नज़र उस डायरी के औराक पर डाली थी, लेकिन उसके पल्ले खाक भी नहीं पड़ा था। बस चंद दायरे और चंद लकीरें थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी।
लेकिन उसने जल्दी से अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर पक्का वादा किया था कि आइंदा वो कभी अपनी माँ को इस तरह नहीं सताएगा। और फिर जल्दी से उसने अपनी नन्ही मुन्नी उंगलियों से माँ के बहते आंसू भी पोंछ डाले थे। तब माँ और बेटा दोनों ही हंस दिए थे और पूरी कायनात मुस्कुरा दी थी। लेकिन तकदीर को सबका सदा मुस्कुराना कहाँ भाता है। अगले ही साल जब वो अभी सिर्फ 8 साल का था और अपनी माँ और बहन भाई के साथ अपनी सालगिरह का खिलौना लेने के लिए एक टैक्सी में सवार अपने छोटे से घर से अभी निकला ही था कि रास्ते में चनकरक चेहरे वाले लोगों ने हाथ देखकर उनकी टैक्सी रुकवा ली। दफतन सामने खड़ी बड़ी सी गाड़ी में से गोरमे रंग की एक लोमड़ी नुमा औरत निकली और उसने बड़ी बदतमीज़ी से उसकी माँ को टैक्सी में से खींचकर बाहर उतार दिया। तीनों बच्चे सहम कर एक दूसरे से ही लिपट गए। उनकी माँ ने कुछ वजाहत करने की कोशिश की तो उस गोरी लोमड़ी ने वहीं भरी सड़क पर उसकी माँ के चेहरे पर चांटों की बौछार कर दी। तीनों बच्चे डर कर रोने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बहन और छोटे भाई को कैसे चुप करवाए, क्योंकि खुद उसकी आंखों से खौफ और दर्द के मारे आंसू लगातार टपक रहे थे। कोई इसकी माँ को थप्पड़ मार रहा था और आसपास चलती आती जाती सारी गुलाम रूहें सिर्फ तमाशा देख रही थी। उसने जल्दी से माँ की जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन साथ ही खड़े हुए एक मोटे भैंसे नुमा शख्स ने ज़ोर से झिड़क कर उसे अपनी जगह खड़े रहने का हुक्म दिया और वो सहम कर ठटक सा गया। उसके नन्हे बहन भाई जल्दी से उसके पीछे छुप गए। जिस बच्चे की माँ के गालों पर चांटे पड़ रहे हों तो उसका दर्द वही बच्चा महसूस कर सकता है। उसने ज़िंदगी में उसके बाद भी बहुत मार सही थी, हत्ता कि उसके हाथों और पैरों की नाजुक जिल्द को जलते सिगरेट के ज़रिए बारहा दागा भी गया था। लेकिन अपनी माँ के गालों पर पड़ने वाले उन थप्पड़ों की काट, उनकी जलन और उनका बेरहम और रूह निचोड़ने वाला दर्द वो आज तक नहीं भूला था। फिर उस गोरी लोमड़ी के आसपास खड़े उसके गुलाम मुहाफिजों ने झपट कर उसकी माँ को एक दूसरी गाड़ी में उठा पटका और उसे उसकी बहन और भाई समेत एक दूसरी गाड़ी में डाल दिया गया और दोनों गाड़ियाँ मुखालिफ सिमतों में रवाना हो गई थी। वो रात भी इतनी ही काली और भयानक थी जब उसे ये बताया गया कि उसकी माँ एक दहशतगर्द है। भला कोई माँ भी कभी दहशतगर्द हो सकती है? और फिर उसका मासूम जहन तो उस वक्त इस लफ्ज़ से ही नाआशना था। वो तो बस पैर पटक पटक कर सारी रात रोता रहा था कि कोई उसे उसकी माँ और बहन भाइयों के पास छोड़ाए, जिन्हें देखे हुए अब उसे पूरे 24 घंटे होने को आए थे। उसके बहन भाइयों को रास्ते ही में उससे जुदा कर दिया गया था और अब वो अकेला ही उस अंधेरी छोटी सी लोहे की काल कोठरी नुमा कमरे में सिकुड़ा सिमटा सा बैठा हुआ था। अब तो उसके नन्हे नन्हे गालों पर बहते हुए आंसू भी रफ्ता रफ्ता जमने लगे थे, लेकिन आज उसकी माँ के मेहरबान हाथ उसके फटे हुए गालों से ये नमकीन जहर पोंछने के लिए मौजूद नहीं थे। और फिर माँ की आफिया हंसती रफ्ता रफ्ता उसकी यादों से महू होती गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। उसे जो लोग यहाँ लेकर आए थे उनसे उसे अपनी माँ की सिर्फ इतनी खबर मिलती रहती कि अब उसकी माँ बाकायदा एक कैदी है और उसका नाम अब सिर्फ कैदी नंबर 650 रह गया है। लोग उसे बताते थे कि उसकी माँ का नाम बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में दर्ज है और दुनिया के अमन को बचाने वाले ठेकेदारों ने उसकी अफ़त माँ को मर्दों के कैद खाने में ही बंद कर रखा है। वो जिसके महरम नाखून को एक झलक भी आज तक किसी नामहरम ने नहीं देखी थी, आज उसे मखलूत गुसल खानों वाले एक ज़िंदान में सैकड़ों भेड़िए दिन रात आते जाते अपनी भूखी नज़रों से घूरते रहते थे। वो पहरों बैठा सोचता रहता था कि उसकी भोली सी मासूम माँ, जो घर में किसी छिपकली की मौजूदगी का सुनकर ही सरासमियाँ हो जाती थी, वो भला उन दरिंदों का वहशियाना तशद्दुद कैसे बर्दाश्त करती होगी जब उन्होंने उसकी माँ के नरम मुलायम हाथों और पैरों के रेशे से उसके ममता भरे नाखून अलहदा किए होंगे। तो वो दर्द की इंतहा से कितनी बार बेहोश हुई होगी जब उसके मुक़द्दस बदन पर जलते हुए अंगारे रखे गए होंगे। तो वो किस कर्ब से करहाई होगी जब उसके नूर भरे माथे और सर पर शदीद खौलते हुए पानी की धार उंडेली गई होगी। तो वो किस कदर चिल्लाई होगी जब उसकी कोठरी में रात को अचानक उसके सोते वक्त जहरीले बिच्छू और छोटे सपोले छोड़ दिए जाते होंगे। तो वो कैसे सारी सारी रात लरसती कांपती एक टांग पर कोठरी के कोने में सिकुड़ी सिमटी खड़ी रहकर पूरी रात गुजारती होगी।
उसे तशद्दुद के ये सारे तरीके इसलिए भी पता थे क्योंकि वो जहाँ कैद था उस कैद खाने में अपने आसपास वो उन दरिंदों को रोज़ाना ये सारे हरबे उन मासूम लोगों पर आजमाते हुए देखता रहता था जो ना जाने कहाँ कहाँ से उठाकर उन बंदी खानों में लाकर कैद कर दिए गए थे। उसकी मासूम आंखें और नाजुक एहसासात जो अभी ठीक तरह से खुले भी नहीं थे अपने सामने दिन रात ये तमाशा होते देखते, और रफ्ता रफ्ता उसके अंदर का मासूम बच्चा मरता गया और वो एक मशीन में बदल गया, एक ऐसी मशीन जो सब कुछ देखती है सुनती है लेकिन कुछ महसूस नहीं करती। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ अपने दर्द की आखिरी हद से भी गुजर गई है और अपने होश और हवास से बेगानी हो गई है, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए शायद वो एक पागल औरत के रूप में भी अब तक उतनी ही ख़तरनाक थी। तभी उन्होंने उसे आज़ाद करने के बजाय उसे मज़ीद अंधेरे सर्दी से यख ठिठुरते चूहे के बिल नुमा पिंजरों में कैद कर रखा था, जिसकी तंग राहदारियों में दिन के वक्त भी रात रहती थी और जिनकी सुकड़ी सिमटी रविशों में से एक अकेला इंसान भी बिना दीवारों से रगड़ खाए नहीं गुजर सकता था। लेकिन उसे यह बात कभी समझ नहीं आई कि माँ तो सबकी सांझी होती है, वो उनके नज़दीक चाहे कुछ भी सही लेकिन वो उसकी तो माँ थी। कोई भी किसी की माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दुनिया का कोई भी कानून माँ की ममता और बेटे के रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता। फिर उसके मासूम बचपन को क्यों रोंदा गया? क्यों एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर दिया गया? अगर उसकी माँ को किसी नाकर्दा गुनाह की सज़ा ही देना मकसूद था तो फिर उसे और उसकी माँ के दूसरे बच्चों को उनकी माँ के साथ ही क्यों ना कैद कर दिया गया? गोरी लोमड़ी और उसके आकाओं के नज़दीक अगर उसकी माँ मुजरिम थी तो उसकी सज़ा उन्होंने उस माँ के 3 बच्चों को क्यों दी? क्या दुनिया की कोई भी अदालत उनके बचपन का सिर्फ एक लम्हा भी वापस लौटा सकती थी? और क्या आखिरत ही में उस ज़्यादती का कोई बदल मुमकिन था? फिर एक दिन अचानक उस कैद खाने पर किसी गिरोह ने हल्ला बोल दिया। गोलियों की बौछार में किसी नकाबपोश ने उसका हाथ थामा और लोग उसे निकाल ले गए, लेकिन उसके लिए सारा हंगामा सिर्फ आकाओं की तब्दीली का मजहर साबित हुआ। तब पता चला ये लोग उसकी माँ के दुश्मनों के दुश्मन हैं और उसकी माँ पर उन्हीं लोगों की मावनत का इल्ज़ाम था। अब ये नए आका दिन रात उसे इस बात का एहसास दिलाते रहते कि उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते, लिहाजा उसे इंतकाम के लिए कमर कस लेनी चाहिए। उसकी ज़िंदगी मज़हब की दी हुई एक मुक़द्दस अमानत है और ये जिस्म भी आर्जी तौर पर मुस्तार दिया गया है। उसकी ये ब्रेन वॉशिंग दिन रात जारी रहती और वो लोग ही मुख्तलिफ़ ज़राए से उसकी माँ के साथ होने वाले बेईमाना सलूक की दास्तानें सुनाते रहते। कभी कभी तो उसे यूँ लगता है कि जैसे उसकी माँ के दुश्मन और ये नाम नेहाद नए आका एक ही सिक्के के 2 ज़ख़ हैं। भला उसकी मासूम और भोली माँ का ऐसे इंतहा पसंदों से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? उसे तो गमे रोज़गार ने कभी इतनी फ़ुर्सत भी नहीं दी थी कि कभी फ़ुर्सत से अपने बच्चों को लोरी सुना दे। उसे यूँ लगता था जैसे उसके आसपास ये सभी रूहें खुद अपना सौदा तय कर चुकी हैं और अब इन जिस्मों में कैद ये सभी ग़ुलाम रूहें जिन्हें अपने ऊपर बैठे उस हाथ का भी पता नहीं है जो इन सब की डोर हिलाता रहता है। वो अपने ख़यालात में गुम था कि अचानक उसके आहीनी कैद खाने का दरवाज़ा खुला और उसके नए आकाओं में से एक ने उसे आकर खुशखबरी दी कि आखिरकार उस गुनाहों भरे जिस्म से उसका राब्ता टूटने की सुहानी घड़ी आ ही गई है। और उसकी खुशनसीबी ये है कि उसे अपनी माँ के दुश्मनों में से एक अहम टोले को अपने आप समेत ख़त्म करने का एक सुनहरी मौका दिया जा रहा है। उसे एक इंजेक्शन लगाया गया जिससे उसके हवास बिल्कुल ही जामिद हो गए और वो सिर्फ एक सुनने और अमल करने वाली मशीन में तब्दील हो गया। इंजेक्शन लगाते वक्त उसे ये भी बताया गया कि अमल इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आखिरी वक्त पर उसके कदम डगमगा ना जाएं। उसे बताया गया कि उसे सिर्फ उस हजूम की जानिब बढ़ना है जहाँ उसका रहबर उसे इशारा करे और फिर मुनासिब वक्त पर रिमोट का बटन दबाने का फरीज़ा खुद उसका रहबर सर अंजाम देगा। जिस वक्त उसका नया आका उसे सिरात मुस्तकीम पर चलने के बाद हासिल होने वाली लामहदूद नेमतों का जिक्र कर रहा था, तब वो सुन सा जहन लिए बैठा ये सोच रहा था कि शायद उसके बिछड़े हुए बहन और भाई भी कहीं इसी तरह के आकाओं के झुरमट में बैठे अपने सीने पर बेल्ट बंधवा रहे होंगे। उसे ठीक वक्त पर उस इलाके में पहुंचा दिया गया जहां वो तकरीब होनी थी। उसके रहबर ने दूर से इशारा करके उसे उस हजूम का ठिकाना बताया और अपने आप से एक ख़ास फासले पर रखकर उसे रवाना कर दिया। हजूम की तरफ बढ़ते हुए भी
وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کبھی ایسی ہی بڑی بڑی تقریبات میں اس کی ماں کی لیاقت اور علم کو سراہا جاتا تھا۔ اسٹیج پر بڑی عورت بھی تو کسی کی ماں ہی ہوگی، بلکہ چند لمحے کے لیے تو اسے وہ بالکل اپنی ماں جیسی ہی دکھائی دی تھی۔ اس کے رہبر نے دور سے اسے اشارہ کیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے منہ سے اس کا آخری لفظ نکلا، ماں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نہ جانے کتنی ماؤں کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اگلے دن اخبار کی شہ سرخی تھی، 7 سال کی گمشدگی اور قید کے بعد مشہور پی ایچ ڈی عالمہ ایک خودکش دھماکے میں شہید۔ شنید میں آیا ہے کہ وہ اپنی اس پہلی کانفرنس میں بہت سے اہم رازوں سے پردہ اٹھانے والی تھی، جبکہ حکومت نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اور یہ ناول ہوتا ہے یہاں اینڈ۔ تو چونکہ یہ ایک افسانہ تھا اور اس کی گزارش ہوئی تھی مجھ سے، تو میں نے اسے پورا کر دیا۔ بہت ہی چھوٹا افسانہ تھا لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں لکھا گیا تھا، یعنی کہ صرف چند پیجوں کی کہانیوں میں میرے آنکھ میں آنسو بھرا تھا۔ میں روئی تو نہیں، لیکن ہاں ایک پل کو جب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں پر کس طرح سے تشدد کیا جاتا ہے، تو وہ سین بہت ہی کچھ خطرناک ٹائپ کا تھا۔ مجھے سچ میں آنسو بھر کے، تو کیا کہوں، ریالٹی بیس ٹائپ کی سٹوری ہے۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم ملیں گے کل ایک اچھے سے ناول کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹاٹا بائے۔